शायर मशरिक डॉक्टर इलामा इकबाल जब जीसी के स्टूडेंट थे तो उनसे भी मर्डर हो गया था। शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब में से एक दो बार खुद भी कोई उनको भत्ता देने के लिए गया। बेशुमार ऐसे लोग थे जिन्होंने उनको भत्ता दिया लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। पाकिस्तान के आला हुकाम तक से भत्ता लिया उन्होंने, जिन्होंने करोड़ों रुपए 80 की दहाई में भत्ता लिया। आज उसकी फैमिली को देखा जाए तो उनकी औरतें जो हैं वो गुलाब के फूलों के हार बना के तो वो बेच रही हैं। अच्छू और शीदी अपने बहनोई और उसके भाई के साथ मिलकर एक गैंग बना लेते ये किसी के काबू नहीं है। 10 साल तक इन्होंने फिर 150 अफराद कत्ल की। दो ऐसे मिनिस्टर हैं जो क्रिमिनल थे, जेल में रहे, तो वो आईजी के घर के बाहर पहुंच जाता है। शीदी अकेला पहले वो फायरिंग करता है, फिर उसके बाद ललकारा मारता है कि बाहर निकलो आईजी। अंजुमन के साथ शीदी का ताल्लुक कैसे बना? Assalamualaikum everyone, welcome to another exciting episode of एक पॉडकास्ट and I am your host जवेरिया अजमल। आज क्राइम और थ्रिलर के इस एपिसोड में हमारे साथ एक बार फिर इंचार्ज क्राइम सेल एक न्यूज़ शिराज निसार साहब मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे आज लाहौर के दो बड़े गैंगस्टर्स अच्छू और शीदी के बारे में, जो इतने खतरनाक थे कि अपने दुश्मनों के टुकड़े करके दरिया में बहा दिया करते थे। ये भी कहा जाता है कि वो एक बड़ी सियासी शख्सियत से भत्ता भी लिया करते थे। वो लेते थे भत्ता या नहीं ये भी जानेंगे शिराज निसार साहब से। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने इस कहावत को भी सच किया कि पैसे दरख्तों पर ही लगते हैं। ये है अच्छू और शीदी, ये जराइम की दुनिया में कैसे दाखिल हुए, इनसे कौन से बड़े बड़े वाक़यात मंसूब किए जाते हैं, इनका अंजाम क्या हुआ, ये सब हमें बताएंगे आज शिराज निसार साहब। तो चलें आपको उनसे मिलवाते हैं। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक जवेरिया। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। आज बताइए कि अशरफ अवान और जो है रशीद अवान, ये किस तरह से अच्छू और शीदा बनी, इनकी इब्तिदा कहाँ से हुई? जवेरिया, जिस तरह हमने अपने पहले दिन से ही ये आगाज किया कि हमारी कॉज और थीम जो है वो ये है कि वाई, ये क्यों बने। सही। लोग डिस्कस करते हैं जी उन्होंने 150 कत्ल किया, उन्होंने किया, लेकिन क्यों किया ये नहीं बताते। क्या ऐसी वजूहात थी? अब ढाई वाला अवान ढाई वाला ये मनावा थाने की जुरिस्डिक्शन में एक इलाका है जहां पे बाबा इलम दीन, उसके 8 बच्चे थे, 6 बेटियां और 2 बेटे। ये दोनों जो भाई हैं ये बागबानपुरा हाई स्कूल में दोनों छठी और 7वीं क्लास के स्टूडेंट थे जब इनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है। अब सोचने वाली और देखने वाली बात ये है कि जिन अफराद ने 150 अफराद को कत्ल किया, अगवा बराए तवान की वारदातें करते रहे और पाकिस्तान के आला हुकाम तक से भत्ता लिया उन्होंने, वो बचपन उनका कैसे गुजरा और वो क्यों लाशों के टुकड़े करके दरिया में बहा देते थे। तो जिस तरह पहले भी हमने कहा और आपने उसको सेकंड किया कि हम किसी क्रिमिनल को कभी भी जस्टिफाई नहीं करेंगे, लेकिन हम वाकयात जरूर बताएंगे जिन्होंने एक क्रिमिनल को क्रिमिनल बनाया। यस, कि उसके पीछे ऐसा क्या है, ये भी इसलिए बताएंगे कि लोग इससे इबरत हासिल करें और ये ना सोचें कि इस तरह करके उसका एंड जो है वो बहुत ही बुरा है। हम आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ कि शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत इस तरह होती है कि इनका जो वालिद है बाबा इलमदीन, वो खेती बाड़ी करता था, ज़राअत के पेशे से वाबस्ता था और एक बैल था उनके पास इकलौता, जो उनके घर का सारा सर्कल जो है वो उसी ज़राअत के छोटे से पेशे से वाबस्ता था। अब बाबा इलमदीन का एक कज़न, चचाजाद भाई और बहुत ही बेस्ट फ्रेंड मुश्ताक अवान, मलक मुश्ताक अवान, वो उस दौर में 80 की दहाई में वो एक स्मगलर था। चूंकि ये ढाई वाला अवान, इसको बिल्कुल बीआरबी नहर के साथ ये एक गांव है। सही। और इंडिया से ये नमक और दीगर चीजें जो है वो स्मगल किया करते थे। सही। अब जो मुश्ताक अवान है, अगर वो कहीं पकड़ा जाता तो उसका जो तायाजाद भाई था बाबा इलमदीन, वो कर्टसी उसके पीछे जाता शुरू में। अच्छा, उसको छुड़वाने के लिए उसकी कोई मदद करने के लिए मुश्ताक अवान ही उसको बुलवाता। अच्छा। उस वक्त ये दोनों भाई अच्छू और शीदी ये बागबानपुरा हाई स्कूल में स्टूडेंट थे, एक सरकारी स्कूल में ये पढ़ने जाया करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि मुश्ताक अवान वो एक सब इंस्पेक्टर, मुगलपुरा का एक सब इंस्पेक्टर जो उसके साथ मिलके उस स्मगलिंग में उसका साथी था, उसको मुश्ताक अवान अपने डेरे पे बुलवाता है। उनकी कोई आपस में लड़ाई होती है। उसका नाम था हैदर अली, जो एसएचओ मुगलपुरा तैनात था उस वक्त। उसको वो अपने डेरे पे एक छोटे से झगड़े के बाद उसको कत्ल कर देते हैं। अच्छा। उस सब इंस्पेक्टर को वो जो मुश्ताक अवान है वो कत्ल कर देता है, जो सीधी और अच्छू का चचा लगता है उसके बाप के कजन की वजह से।
जब वो मर्डर हो जाता है तो उसका जो मुकदमा है वो मुश्ताक अवान और बाबा इलम दीन पे नामजद हो जाता है, दोनों पे मुकदमा हो जाता है। हालांकि कत्ल करने वाला सिर्फ मुश्ताक अवान था, जो बाद में फिर साबित भी हुआ। अदालत ने इलम दीन को बरी किया सही कि इसका उस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। इलम दीन पर मुकदमा इसीलिए हुआ क्योंकि वो पहले भी उसके पीछे जाता था, वो उसके पीछे जाता था, लेकिन वो उसकी स्मगलिंग में उस वक्त मुलव्वस नहीं था और ना ही कत्ल में था, ना कत्ल में था, क्योंकि वो तो अदालत ने साबित कर दिया, उसको बाद में रिहा कर दिया। लेकिन जब कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है तो इलम दीन अपनी 6 बेटियों और 2 बेटों के साथ शेखपुरा में चला जाता है। अच्छा, इलाका वहां हिरन मीनार के करीब एक किराए का घर लेते हैं। चूंकि पुलिस वाला एक मर्डर हुआ था, पुलिस पीछे चढ़ गई, तो मुश्ताक भी गायब हो गया और इलम दीन वो शेखपुरा चला गया। अब कुछ अरसे के बाद उन दोनों का स्कूल भी छूट गया, वो आवारागर्द हो गए, अच्छू और शीदी वो अपने बाप के साथ अब वो देख रहे हैं कि क्या चल रहा है हमारी फैमिली में। इसके बाद ये होता है कि ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम पेश हो जाते हैं पुलिस के पास। वो पुलिस के पास पेश हो जाते हैं, पुलिस इलम दीन और मुश्ताक दोनों। अब मुश्ताक जो है वो जेल में जाता है और इलम दीन को अदालत रिहा कर देती है कि सबूत नहीं है और इसका इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। सही। उसके बाद ये होता है कि मुश्ताक जब बाहर आता है तो वो अपनी स्मगलिंग और भी तेज कर देता है। अच्छा। चूंकि अब एक पुलिस वाले को मारा है उसने, तो मुश्ताक बरी हो जाता है। मुश्ताक बरी नहीं होता, जमानत पे बाहर आता है। अच्छा। चूंकि उसने तो कत्ल किया था। अब तफ्तीश में ये लिखा जाता है कि इसने कत्ल किया है, लेकिन इलम दीन का कोई ताल्लुक नहीं। सही। मुश्ताक बाहर आके अपनी स्मगलिंग बढ़ा देता है, लेकिन इस अरसे के दौरान वहां पर एक गुज्जर ग्रुप उसी इलाके का जो इनके साथ वो भी स्मगलर थे, अब उसमें यूनस और जूना ये उस ग्रुप को लीड कर रहे थे। सही। उन्होंने इस दौरान जब ये शेखपुरा जाते हैं और जेल में जाता है, उन्होंने पुलिस से अपने मरासम बढ़ा लिए और जो पैसे पुलिस इनसे लेती थी वो उनसे लेना शुरू हो गई। अब एक सब इंस्पेक्टर जो एसएचओ मुगलपुरा था उसका मर्डर हो गया। जब ये मुश्ताक अवान देखता है कि ये पुलिस वाले इनके साथ मिल गए हैं और मुझे अब लिफ्ट नहीं करवा रहे, तो मुश्ताक अवान जो है ये उस ग्रुप के साथ लड़ना शुरू कर देता है। सही। अब वो ग्रुप क्या करता है, वो पुलिस से मिलके, अब ये सोचने वाली और देखने वाली बात है कि वो पुलिस से मिलके मुश्ताक अवान को खुद कत्ल करते हैं और वो लाश पुलिस को दे देते हैं और पुलिस उसको पुलिस मुकाबला बना देती है। सही सही सही। पहले ये हुआ कि चच्चे का कत्ल हुआ, वो घर के दर बदर हुए, शहर बदर हो गए। उसके बाद जब पुलिस ये करती है कि मुश्ताक अवान की लाश वो यूनुस गुजर ग्रुप से लेके उसको पुलिस मुकाबले का नाम दे देती है। फेक इनकाउंटर तो है ही नहीं, वो तो कत्ल है कि कत्ल करता है यूनुस गुजर ग्रुप और लाश देते हैं पुलिस को और पुलिस कहती है कि जी ये पुलिस मुकाबला हुआ है। सही, और इसने फायरिंग की पुलिस पे और जवाबी फायरिंग में मारा गया। अच्छा। अब इलम दीन को ये सारी बात का पता चलता है। अब उसके जो बच्चे हैं शीदी और अच्छू वो 13 और 15 साल के हैं। अब वो देख रहे हैं, सारा सीन देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। उसके बाद ये होता है कि वो जो ग्रुप है यूनुस ग्रुप, वो दोबारा गुज्जर ग्रुप जो है वो प्लान करते हैं कि अब एक ही हमारे रास्ते की जो दीवार है ना वो है बाबा इलम दीन, इसके बच्चे छोटे हैं, इसको अगर कत्ल कर देंगे तो ये पूरा एरिया जो है ये हमारा हो जाएगा। सही। अब वो क्या करते हैं कि 4 अफराद के साथ मिलके तो बुरके पहनते हैं। अच्छा। खवातीन वाले। तो बाबा इलम दीन अपने दोनों बेटों के साथ अपना बिजली का बिल जमा करवाने जा रहा होता है बागबानपुरा के इलाके में। अच्छू और शीदी एक शॉप पे खड़े होते हैं, कुछ चीज ले रहे हैं। इसी दौरान फायरिंग होती है और इलम दीन उसी जगह पे उसका कत्ल हो जाता है। अब वो दोनों बेटे जिनका पहले चचा कत्ल किया उस ग्रुप ने और पुलिस को लाश दे के कहा ये पुलिस एनकाउंटर हुआ है, अब वो अपने बाप की लाश भी देखते हैं। अभी वो जुराइम की दुनिया में उनके वालिद का कत्ल उनके सामने होता है और वो अपने बाप की लाश पे खड़े रहते हैं और वो देख रहे हैं कि वो खून में लथपथ लाश, वो बाप वहां पे जाँ बहक हो जाता है, लाश उसकी घर चली जाती है। उसके फौरी बाद अच्छू और शीदी का मामू और इलम दीन का बरादर निस्बती उसका एक साला, उसका नाम था गुलाम हुसैन,
गुलाम हुसैन को वही ग्रुप जो है यूनुस ग्रुप उसको कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े करता है। अब ये बच्चे तीसरा कत्ल देख रहे हैं और टुकड़ों वाली लाश जो है वो दरिया में बहा दी जाती है। अच्छा, तो इसका कहीं से ताल्लुक है इनकी बाद की एक्टिविटीज पर। यस। अब देखें ना, लोग ये कहते हैं कि जी उन्होंने 150 अफराद कत्ल किए। भाई क्यों किए? उन्होंने कत्ल के बाद टुकड़े करने क्यों शुरू किए? जब उन्होंने अपने बाप का कत्ल देखा खुद, मैं फिर यहाँ पे कोड करूंगा कि हम किसी को कभी भी जस्टिफाई नहीं करेंगे, किसी क्रिमिनल को नहीं। लेकिन कोई क्रिमिनल क्यों बनता है, इस पे रिसर्च हो रही है पूरी दुनिया में कि ताकि आइंदा कोई ऐसा क्रिमिनल ना बने। अब वो अपने जब मामू के देखते हैं कि टुकड़े करके, और वो एक और खौफनाक इससे बात करते हैं कि उस इलाके के 2 बंदों को अपने पास खड़ा करते हैं और उनकी ड्यूटी ये होती है कि अगर आपने पूरे इलाके में ये जाके ना बताया तो आप दोनों को भी कत्ल कर दिया जाएगा, कि उनके टुकड़े करके लाश जो है वो दरिया में बहा। आपने ये बताना है कि इस ग्रुप ने, जूना ने और यूनुस ने अपने साथियों से मिलकर गुलाम हुसैन को कत्ल किया और उसके टुकड़े करके लाश दरिया में फेंक दी। और जिन 2 बंदों की ड्यूटी लगी उन्होंने पूरे इलाके में बताया अपनी जान बचाने के लिए। अच्छा। अब ये वो अपनी इतनी गलत किस्म की मार्केट कर रहे थे। अब इन दोनों भाइयों ने देखा, ये 15 और 17 साल की उम्र में अच्छू और सीधी, अभी ये अच्छू और सीधी एंटर होने लगे हैं जराइम की दुनिया में। लेकिन उससे पहले वो 3 वाकयात देख चुके हैं जिसमें पुलिस ने ज्यादती ये की कि उसका चचा कत्ल होता है तो उसको कातलों को सजा देने की बजाय, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बजाय उसको मिलके उसको पुलिस एनकाउंटर बना दिया। सही। तो ये आज से 40 साल पहले का जो वाकया है, ये आज भी इस तरह के कई वाकयात होते हैं। अगर जुडिशियल इंक्वायरी हो तो कोई ऐसे पुलिस मुकाबले हैं जो सामने आ जाएंगे कि ये किस तरह हुआ है। हम क्राइम सीरीज कर रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस मुकाबला झूठा ही निकलता है, झूठा निकलता है मोस्टली। अब ये क्या करते हैं दोनों भाई, उसी इलाके में जो अच्छू और सीधी की 6 बहनें थी, जो तीसरे नंबर वाली बहन है उसकी शादी एक इकबाल और बाला गाड़ी के भाई से हुई होती है। सही। और उन लोगों के, इकबाल बाला के बाप को भी उसी यूनुस और गुज्जर ग्रुप जो है यूनुस, उन्होंने कत्ल किया होता है। अच्छा। अब अच्छू, सीधी और बाला गाड़ी और चौथा इनका बहनोई अता, अच्छा, ये गैंग बनाते हैं अपना। सही। और इन्होंने टारगेट क्या किया कि हम सबसे पहले उस अफराद को कत्ल करेंगे जिन्होंने हमारे बाप को कत्ल किया है। अच्छू और सीधी अपने बहनोई और उसके भाई के साथ मिलकर एक गैंग बना लेते हैं। ये 4 रुकनी गैंग, इनको पता चलता है कि जो वो गुजर ग्रुप का जो मरकजी लीडर है वो फिरोज वाला कचहरी में एक तारीख पे जा रहा है। सही सही। ये रास्ते से गाड़ी छीनते हैं और गाड़ी में बैठते हैं, प्लान करते हैं कि इसको आज कत्ल करना है। अच्छा। वो अदालत में पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की जेरे हिरासत अपने बाप के कातिल को वहां पे कत्ल कर देते हैं। अच्छा। और उसके साथ 1-2 और भी बंदे मारे जाते हैं। यूनुस जूना बुच्चड़ उसका नाम था। अच्छा। जो यूनुस का मरकजी साथी था, वो अपने 2 साथियों के साथ वहां पे उस कत्ल हो जाता है। अच्छा, जूना कत्ल। अब यहां से ये निकलते हैं और फिर ये किसी के काबू नहीं आए। 10 साल तक इन्होंने फिर 150 अफराद कत्ल किए और अगवा बराए तवान बेशुमार ऐसी वारदातें की उन्होंने। लेकिन हमारा ये सारा डिटेल बताने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि कोई इनसे इंस्पायर हो। अगर आज उसकी फैमिली को देखा जाए तो उनकी औरतें जो हैं वो गुलाब के फूलों के हार बना के तो वो बेच रही हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए 80 की दहाई में बता लिया। लेकिन आज उनके घर में इतनी गुर्बत है कि वो एक मिसाल है। मुझे हजरत अली का एक कॉल याद आ गया कि इबरत हासिल करो, इबरत बनो मत। बिल्कुल। अब जिस तरह वो दोनों इबरत बने, तो जो आजकल के नौजवान हैं उनको ये सोचना होगा कि हमने ऐसा नहीं बनना। अपनी फैमिलीज के लिए सोचें, अपनी फैमिलीज के लिए सोचें। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स होते हैं जो आपको मजबूर कर देते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज करने पे। शायद उस वक्त आपका अपने ऊपर जोर नहीं होता, लेकिन इस तरह के वाकयात देखिए लोग मोटिवेशन जरूर हासिल करते हैं कि काम नहीं करना। जवेरिया, चाइना में 2 ऐसे मिनिस्टर हैं जो क्रिमिनल थे, जेल में रहे, उनकी काउंसलिंग की गई, उन्हें इस ट्रैक पे लाया गया कि आज वो वहां के मिनिस्टर हैं। तो हमारा भी जो ये बात करने का मकसद है वो यही है कि यहाँ पे भी कोई ऐसा सिस्टम हो कि कोई, ये तो कहना बड़ा आसान है उन्होंने 150 बंदा मारा, और क्यों मारा, कैसे वो यहाँ तक पहुंचे।
अब जिसके बाप को कत्ल किया, चचा को करके पुलिस मुकाबला बनाया, मामू के टुकड़े करके उनको घर मैसेज भिजवाया गया कि फलां बंदों ने मारा है और लाश फेंक दी है। फिर उन्होंने भी ऐसे ही किया। सबसे पहले जो उन्होंने लाश के टुकड़े किए वो उसी ग्रुप के 2 अफराद को उन्होंने कत्ल किया, फिर उनके टुकड़े करके तो वो उन्होंने नहर में बहा दी। अब उसी दुश्मनी की आड़ में जो लाशों के टुकड़े किए गए इन दोनों भाइयों की तरफ से, वो 26 अफराद थे। उसके बाद इनसेंसिटिव हो गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था वो, कि वो किसके टुकड़े कर रहे हैं बिल्कुल, या किसको मार रहे हैं। देखो वो एक फिर मुझे बात याद आ गई कि ये गुनाह और सवाब मशरिक और मगरिब की मानंद है और इंसान मरकज है, जिसकी तरफ बढ़ता जाएगा दूसरा फासला ऑटोमेटिकली उससे कम होता जाएगा। ज्यादा अगर आप अच्छाई की तरफ जा रहे हैं तो फिर आप बुराई से दूर हो जाएंगे, और अगर बुराई की तरफ इतना बढ़ गए हैं तो फिर आपको जो है उसी में आपकी दिलचस्पी नजर आएगी। अब उन्होंने क्या किया उस दौर में, 80 के दौर में, वो सारा जो एरिया है वो फैक्ट्री ओनर्स का था, मिल्स थी। इसी हवाले से कहते हैं कि मियां शरीफ साहब, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के वालिद, उनसे भत्ता लेते थे। तो ये देखें ये बात जो है ना ये सोशल मीडिया पे पड़ी है। अच्छा। बहुत से लोग ये बात करते हैं। हाँ, मियां शरीफ साहब बहुत ही बड़े कारोबारी आदमी थे, और उस दौर में जो आज का लंडा बाजार है नौलखा थाना की जुरिस्डिक्शन में, वहां पर उनकी एक वो शॉप थी, बहुत बड़ा गोदाम था लोहे का, सरिये का गोदाम था। तो ये बात जराए का ये कहना है, लेकिन ये मुसद्दका हम इसलिए नहीं कहेंगे कि ये उन्होंने ऑन नहीं किया खुद। अच्छा। लेकिन सोशल मीडिया पे ये बात है कि उनसे भी भत्ता मांगा गया। इवन ये भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे, 1-2 और जगह से पता चला कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब में से 1-2 बार खुद भी कोई उनको भत्ता देने के लिए गया। हाँ, इसमें ये है कि उस वक्त जो शहबाज शरीफ हैं, जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो क्राइम कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन थे। सही। 80s की दहाई में वो वजीर आला नहीं थे, अभी क्राइम कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन थे। तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि लाहौर से जुराइम पेशा का खात्मा किया जाएगा, और टॉप ऑफ द लिस्ट ये दोनों भाई थे। सही। तो बाज़ ज़राए का ये कहना है कि जब उस लिस्ट में इन्होंने अपना नाम देखा और इनको पता चला कि हमारा नाम उस लिस्ट में शामिल है, तो फिर इन्होंने ऐसे ही उनके करीबी अजीज से भत्ता मांगा। वो दिया या नहीं, लेकिन वो बात की बात है, ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ। यहाँ तो वो खुद ऐसी बात कोई ऑन करता भी नहीं है, क्योंकि बेशुमार ऐसे लोग थे जिन्होंने उनको भत्ता दिया लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं करवाया ना किसी को। इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया है। अच्छू और शीदी ने आज जो शेजान फैक्ट्री है उसके मालिक से 5 लाख रुपया 80 की दहाई में, जो आज 5 करोड़ के बराबर है, उन्होंने 5 लाख मांगा और उन्होंने कहा जी हमें 2 घंटे में चाहिए, हम अपना बंदा भेज रहे हैं। उस फैक्ट्री ऑनर ने, जो शेजान फैक्ट्री का मालिक, उन्होंने इनकार कर दिया। सही। और उन्होंने टेलीफोन पर यह कहा कि पैसे दरख्तों से तो नहीं लगे होते, आप कौन है, छीदी अच्छू, मैं नहीं जानता आपको। तो फिर इन दोनों भाइयों ने अपने उन्हीं 2 साथियों के साथ मिलके, इकबाल उर्फ बाला और जो एक बहनोई था अता, और उसका भाई, इन चारों ने शेजान फैक्ट्री के मालिक को उसके बेटे समेत अगवा कर लिया। अच्छा। और उनको अपने इलाके में ले गए अगवा करके। वहां पे जाके इन्होंने कहा जी घर से पैसे मंगवाएं। अच्छा। 5 लाख रुपया मंगवा लिया गया। सही। अब वो एक शरीफ आदमी था, बिजनेसमैन था, उसने कहा जी मैं आपको 5 लाख रुपया ये मैं मंगवा लिया है तो सॉरी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब आप ये पैसे आप उनको दरख्त पे चढ़ा दिया, दरख्त पे लगाएं, दरख्त के साथ लगाएं, वो जो नलकी होती है धागा वो दे दिया। उन्होंने कहा मैं 2 लाख रुपए और दे देता हूँ, बस मुझे जाने दें। उन्होंने कहा नहीं, हम लेंगे 5 ही, लेकिन आप दरख्त के साथ ये पैसे लगाएंगे फिर उसको तोड़ के नीचे फेंकेंगे। चूंकि हमारे मुंह से ये निकल गया है कि पैसे दरख्तों के साथ, आपने कहा कि दरख्तों के साथ लगे होते हैं, तो हम साबित करेंगे कि दरख्तों के साथ ही लगे होते हैं। वो एक बात उन्होंने कितनी नोटिस की, कितना बड़ा वाकया हो गया। ये साइकोलॉजिकली जब बंदा अनफिट हो जाता है किसी ऐसे डी ट्रैक रास्ते पे, तो वो फिर इसी तरह की हरकतें करता है। आप इनकार नहीं सुन सकते। यस, वो एक माइंडसेट बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जुर्म से नफरत करनी चाहिए, इंसान से नहीं। उसकी अगर काउंसलिंग की जाए तो पूरी दुनिया में बेशुमार ऐसे जराइम पेश है। मैं आज आपके इस प्रोग्राम की वसातत से आपको वो बात बताऊंगा, जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी बताई तो 90% लोगों को पता ही नहीं था। शायर मशरिक डॉक्टर इलामा इकबाल जब जीसी के स्टूडेंट थे तो उनसे भी मर्डर हो गया था। अच्छा। हाँ, उन्होंने एक
उनकी फ्रेंड थी, क्लास फेलो थी, उससे चिढ़ के एक लड़के को छुरियां मार दी थी। अच्छा। तो वो अपनी क्लास में ही मौजूद रहे, अटेंडेंस लगाई और बाहर भी गए, लेकिन किसी को पता ना चला, फिर बैठे भी रहे। लेकिन ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि उन्होंने बाद में ये सोचा कि मुझसे गलती हुई है, कि गलती हुई। फिर अपने अहले खाना को कहा कि मैं अब अपने मरने तक किसी को थप्पड़ भी नहीं मारूंगा, आपने मुझे सपोर्ट करना है। अगर डॉक्टर इकबाल को उस वक्त लाहौर का कोई जराइम पेशा पकड़ लेता तो आज वो गैंगस्टर होते। और तो फिर उन्होंने खुद सोचा। तो इस तरह के जो वाकयात हैं ये नौजवानों के खुद सोचने वाले हैं कि इंस्पिरेशन वो गलत ना लें। क्योंकि आज अगर हम बता रहे हैं कि उसकी बहनें या उस खानदान की कुछ बच्चियां वो फूलों के हार बना के बेच रही हैं, तो क्या फायदा उनके भाइयों की ऐसी जराइम पेशा जिंदगी का जो खत्म हो गई और उसके बाद उनके घर में इस वक्त गुर्बत ने जो है वो डेरे डाले हुए हैं। इस कदर सफर कर रही है। सर हमने ये भी सुना कि डेथ सेल से भी बच के निकल गए ये दोनों भाई, तो ये वाकया क्या था और ये किस तरह से वाकयात होते थे कि पुलिस पकड़ के ले जाती और फिर भी बच जाते थे? जवेरिया, ये चारों लोग इतने खतरनाक थे कि ये ऐसा प्लान करते थे कि अगर कोई एक बंदा पकड़ा गया या दो पकड़े गए जेल में, तो जो बाहर मौजूद होते थे वो पकड़वाने वाले के घर पहुंच जाते थे और पूरे लाहौर में कोई इनके खिलाफ गवाही नहीं देता था। ये इतने खौफनाक थे। अब अच्छू जो है और शीदी, इन दोनों में पहले आपको ये वाकया कोड करता हूं कि मिचेल्स जो एक फैक्ट्री थी मिचेल्स, 80 की दहाई में वो बड़ी टॉप क्लास वो बिजनेसमैन थे। ये कसूर से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी है, उसमें मिचेल्स जो कंपनी थी उसका मैनेजर बैठा हुआ था। तो उसको इन्होंने निकाला, बाहर निकाला कि गाड़ी हमारे हवाले करो और इतने पैसे भी दो। अच्छा। उसके इनकार पर उसको भी कत्ल कर दिया रास्ते में जाते जाते। ये इस तरह के भी कत्ल कर देते थे। फिर इनके बारे में ये मशहूर हो गया कि एक पाकिस्तान की आला सियासी शख्सियत के भाई ने, अभी भी वो पिछले इलेक्शन में एमएनए रहे हैं, सही, मुस्लिम लीग नून के एमएनए रहे हैं, अभी जो हालिया इलेक्शन में वो हार गए हैं, उनके भाई ने इन दोनों के सर पे हाथ रख दिया, अच्छू और शीदी के सर पे। और जब पहली बार ये जेल में गए तो इनकी जमानत उन्होंने ही करवाई। अच्छा। क्योंकि उनकी भी दुश्मनी उस वक्त पीक पे थी, उस सियासी शख्स की अपनी जो जाती दुश्मनी थी वो पीक पे थी। तो इनको एज अ शूटर समझ लो, जिस तरह हम अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस करते हैं कि शूटर कैसे बनता है। अब इसमें बड़ी अहम बात है कि 1972 से पहले पूरे पाकिस्तान में 1 यूनिट सिस्टम होता था पुलिस का, और 1972 में तमाम सूबों में, जैसे पंजाब में आईजी पंजाब लगा, सिंध में आईजी सिंध, बलोचिस्तान में इसी तरह वो लगे। अब 80 की दहाई में पुलिस के पास इतना कोई जदीद असला नहीं था। अच्छू और शीदी के पास कीमती क्लाशनकोव थी, उनको कौन सरपरस्ती कर रहा था? ऑब्वियसली कोई बड़ा हाथ होगा। ऑब्वियसली उनके पीछे एक बड़ा हाथ था, वो अपनी दुश्मनी के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे और जो भी वो गलत कारियां कर रहे थे उनको वो सपोर्ट करते थे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आईजी जेल खाना जात पर भी इन्हीं की तरफ से सुना जाता है कि फायरिंग की गई, वो क्यों की गई और क्या हुआ उसके नतीजे में? क्या फिर इनको छोड़ दिया गया या पकड़ लिया गया? ये क्या वाकया क्या था? ये बड़ा ही अहम सवाल है और बड़ा दिलचस्प वाकया है। लाहौर की तारीख में ऐसा वाकया दूसरा नहीं मिला और शायद ही मिले। सही। ये वाकया ऐसा था कि जो शीदी था वो पकड़ा जाता है, अच्छू पकड़ा जाता है। अच्छा। शीदी जो है वो अपने साथियों के साथ बाहर था। बाला इकबाल उर्फ बाला गाड़ी और अच्छू, ये दोनों कैंप जेल लाहौर में थे। तो इन्होंने ना अंदर इन पे इल्जाम लगा कि ये मंशियात फरोशी करवाते हैं। अच्छा। जेल के अंदर। अब जो सुपरिंटेंडेंट जेल थे उस वक्त, उन्होंने इनको बुला के तो थोड़ी सी सख्ती की। तो ये बहुत ही तस्दीक शुदा बात है कि लोग कहते हैं कि इन्होंने उस सुपरिंटेंडेंट के साथ इस तरह का रवैया अपनाया कि अगर हम मंशियात बेचना चाहें तो आपका बाप भी हमें नहीं रोक सकता। ये जेल के अंदर बात हो रही है, जेल के अंदर से बैठ के। जिसके बाद उन्होंने कसूरी चक्की, आपको पहले ये मैं बता देता हूँ कि कसूरी चक्की क्या होती है। कसूरी चक्की में बंद किया जाता है सजा के तौर पे किसी भी मुलजिम को, किसी भी कैदी को या हवालाती को जो जेल के अंदर बदतमीजी करे,
वायलेट करे, कानून की खिलाफ वर्जी करे, उसको कसूरी चक्की में बंद कर दिया और जाता है। कसूरी चक्की होती कैसी है? कसूरी चक्की में ये है कि थोड़ी सी मुशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है, जगह तंग होती है, सही। वो जहनी तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है जो भी अच्छा। कैदी या हवालाती हो। सही। अब कसूरी चक्की में उसको बंद कर दिया जाता है, हम्म। लेकिन उनके इतने राब्ते थे कि उन्होंने मैसेज भिजवाया शीदी को कि आपके भाई को आईजी जेल हनाजात ने कसूरी चक्की में बंद कर दी है। सही। अब ये देखने वाली बात है, इसको बहादुरी तो नहीं कहेंगे, ये पागलपन है, ये जुनूनियत की इंतहा है मैसेज भी अंदर के लोगों के थ्रू ही कि भिजवाया। मैसेज भिजवा दिया और उसका भाई अकेला क्लाशनकोफ लेके, अच्छा। तो कैंप जेल की बैक साइड पे शादमान के सामने, वहां पे उस दौर से आज तक वहां पे जो आला पुलिस अफसरान है, जेल के जो प्रिजनर हैं, उनके घर बने हुए हैं। सही, सही, तो वो सही। आईजी के घर के बाहर पहुंच जाता है, शीदी अकेला, जदीद ऑटोमेटिक आतशी क्लाशनकोफ लेके वो वहां पे पहुंचता है। तो पहले वो फायरिंग करता है उस घर पे, फिर उसके बाद ललकारा मारता है सही। कि बाहर निकलो आईजी, तू मेरे प्राणों को कसूरी चक्की से बंद कीता है। अब आईजी जो हैं वो देख रहे हैं वहां पे और भी कई डीआईजी जेल हनाजात और भी लोग वहां पे रहायश पजीर हैं। अब वो कहते हैं कि अगर 1 घंटे में मेरे भाई को ना छोड़ा तो मैं कई आला अफसरान कत्ल कर दूंगा। ये पागलपन की इंतहा थी, ये कोई बहादुरी नहीं थी, ये जुनूनियत थी, दीवानगी थी, पागलपन था। 1 घंटे में उन्होंने डिसाइड किया, पुलिस के पास भी उस वक्त इतने रिसोर्सेज नहीं थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि अब ये कैसे जाएगा यहाँ से। इसने तो हाथ में एक हाथ में उसके क्लाशन थी और दूसरे हाथ में उसके पास ब्रस्टेड पिस्तौल था, जो उस वक्त के पुलिस वालों के पास भी नहीं था। जिस तरह मैंने बताया कि 1972 में 1 यूनिट सिस्टम खत्म हुआ और पंजाब पुलिस अलग हुई, तो 8 साल में कुछ भी नहीं था उनके पास इतना ज्यादा। तो वो प्रॉपर एक सोसाइटी बनी हुई थी, वहां पे बहुत से पुलिस वाले रहते थे। तो क्या मैं ये सवाल सोच रही हूँ कि उन्होंने इसको पकड़ने की कोशिश नहीं की? पकड़ने की कोशिश नहीं की। जब किसी के हाथ में क्लाशन और दूसरे हाथ में पिस्टल हो तो बहुत मुश्किल होता है कोई उसको पकड़े। सही। उन्होंने ये प्लान किया कि चीदी को जो है, अच्छू को, वो जेल की कसूरी चक्की से निकाल दें। सही। और कसूरी चक्की से निकाल के उसको कैंप जेल की छत पे भिजवाया गया कि अपने भाई को आवाज दो, जो बैक साइड पे पुलिस अफसरान के घरों पे फायरिंग कर रहा है। सही। तो उसने फिर जेल की छत पे जाके अपने भाई को कहा कि चीदी मैं इजी हो गया, मैंने रिहा करते उन्होंने, ठीक है। फिर वो वहां से गया, उसको पकड़ने पे। अब सोचने वाली ये बात है कि इतनी जुनूनियत तभी आती है जब बहुत ही बासर अफराद का हाथ हो सर पे, आपके पास जदीद असला हो, आपके पास पैसा हो। जो सरकारी स्कूल में 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको किसने सरपरस्ती की? अगर ये कहा जाए कि 150 अफराद का जो कत्ल है, तो फिर इनडायरेक्ट तो वो भी शामिल हुए। सियासतदान जो सरपरस्ती करते थे वो भी शामिल हुए, जो बड़े बड़े जो अफसरान उनका साथ देते थे वो भी शामिल हुए। इसी तरह के वाकया जो है वो चलते रहे और बेशुमार उन्होंने कत्ल किए। 150 वो कत्ल हैं, 150, 150 जो रिकॉर्ड पे आ गए। इसके अलावा उन पर भत्ता लेने के बेशुमार मुकदमे थे। अगवा बराए तवान, वो अगवा कर लेते थे। अगर उनको कोई पैसे नहीं देता था, भत्ता नहीं देता था, तो वो अगवा कर लेते थे। सही। इसी तरह का एक वाकया और अदाकारा अंजुमन का। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अंजुमन के साथ शीदी का ताल्लुक कैसे बना। सही। तो ये सुनने वाली बात है। खबरें हैं कि इन दोनों का कोई आपस में अच्छा गहरा ताल्लुक था। गहरा ताल्लुक बाद में हुआ। अच्छा। हाँ, अंजुमन पहले ये होता था कि जब कोई मेले होते थे इलाकों में, जैसे माधो लाल हुसैन का मेला चरागा मशहूर था, वो पूरे लाहौर में छुट्टी हुआ करती थी माधो लाल हुसैन के मेले पे, मेला चरागा, अंजुमन मेला चरागा। अंजुमन जो है वो एक मेले पे एक परफॉर्मेंस के लिए गई। अच्छा। वहां से शीदी ने इसे अगवा कर लिया, अंजुमन को अगवा किया और अगवा करके उसकी अब डिमांड सुनने वाली है कि वो अंजुमन को कहता क्या है। अंजुमन को कहता है कि मेरी तुमसे डिमांड ये है कि अगर तुम फिल्म की शूटिंग कर रही हो, किसी भी फिल्म की, और तुम्हें ये पता चल गया कि शीदी आ गया, तुमने शूटिंग छोड़ देनी है और मेरे पास आके बैठ जाना है। ये डिमांड थी उसकी। तो ऐसा हुआ, फिर अंजुमन ने उसके साथ ऐसी कमिटमेंट की कि ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि शीदी जब इश्तहारी था, जब पुलिस को मतलूब था,
तो वो शाहनूर स्टूडियो जाया करता था जब उसको पता चलता था कि आज अंजुमन की किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग हो रही है। सही सही। तो अंजुमन को जब ये पता चलता था कि शिद्दी आ बाहर गए। शिद्दी आ गया है, तो वो उस दौर में उसको पजारो किसने लेके दी? ये फिर वही सवाल आ जाएगा कि जदीद असला, पजारो, इतना पैसा। शिद्दी जब एंटर होता है तो अंजुमन अपनी शूटिंग छोड़ के शिद्दी के उसकी साथ गाड़ी जाके के ऊपर बैठ जाती है आके। सही। उसकी कमिटमेंट थी। लेकिन बाद में एक ऐसा भी वाकया हुआ जिससे ये साबित हुआ कि अंजुमन उसके साथ रिलेशन में आ गई थी। अब शिद्दी ने ये थ्रेट्स की बेस पर वो ये सब काम करती थी अंजुमन साहिबा, या वाकई वो मोहब्बत कर बैठी थी शिद्दी से? स्टार्ट में वो थ्रेट की बेस पे उसके साथ हो गई, लेकिन जब उसने शिद्दी के वाकयात सुने और शिद्दी का ये दावा था कि मैं जब तक तुम्हें देखूं ना तो मुझे चैन नहीं आता। अब अंजुमन उस वक्त अपने अरूज पर थी। उसने क्या किया कि एक काम शिद्दी ने अपने गांव के 5-6 गांव जो करीबी थे उनके लोगों को इकट्ठा किया कि आज यहाँ पे अंजुमन की परफॉर्मेंस होगी। सही। अंजुमन को इस बात का दुख भी हुआ और वहां पे उस दौर में जो लोग वहां पे मौजूद थे, मैं वो ढाईवाला वान भी गया हूँ, बेशुमार ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने बहुत सी बातें बताई। सही। वो अंजुमन के कहते हैं हवाले कि से। वहां पे जो लोग थे उनके लिए ये इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट थी कि जो हम फिल्में देखती हैं जाके, आज तो खुद अंजुमन एक्ट्रेस सामने आ चल चुकी है। के हमारे अंजुमन सामने ने आई। वो वहां पे परफॉर्मेंस दी, सही। इतना पैसा उसके ऊपर फेंका गया, लेकिन अंजुमन ने 1 रुपया भी नहीं लिया और उसके साथ जो लोग थे उन्होंने भी वहां से कोई पैसा नहीं लिया। सही सही सही। तो जब उससे पूछा, शिद्दी ने पूछा कि यहाँ पे लाखों रुपए लोगों ने आपके ऊपर फेंके हैं, आपने पैसे तो नहीं आपने लिए। सारे पैसे छोड़ दिए हैं, तो अंजुमन का बड़ा एक सुनहरा फिक्रा था उस वक्त। उसने कहा कि तुमने मुझे ये कहा था कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे उसी बात पे, तुम्हारे कहने पे यहाँ पे आके सबके सामने मैंने परफॉर्मेंस की है, लेकिन ये पैसे मैंने नहीं लेने, वाह ये पैसे किसी और को दे दो। वाह। फिर जो शिद्दी के ही गार्ड थे वहां पे मौजूद थे, वो पैसे उन्होंने ली, सही, अंजुमन ने नहीं ली। सही सही। अंजुमन का फिर इसके साथ इस तरह का ताल्लुक चलता रहा। हम्म। पुलिस अफसरान को भी पता था। हम्म। शिद्दी और अच्छू हम्म। ये फिर मारे कैसे जाते हैं, इनका अंजाम क्या? इनका अंजाम क्या हुआ, हम अब उसकी तरफ आते हैं कि अच्छू जो पहले ही पकड़ा जा चुका था और शिद्दी अंजुमन के अलावा अपनी एक करीबी अजीजा थी उसके भी इश्क में मुब्तला था। सही। अंजुमन को तो ये दावा करता था कि तुम्हें देखे बगैर चैन नहीं चैन आता, नहीं आता। लेकिन उसके साथ ये जो करीबी अजीजा थी उसका एक भाई था बिल्ली, सही। उसने शिद्दी को नशे पे लगा दिया। अच्छा। वो मंशियात हीरोइन का इस्तेमाल करना वो शुरू हो गया और वो बिल्ली जो है वो शादरा में रहता था। तो शिद्दी जो है वो उसके घर गया, बिल्ली के घर। बिल्ली के घर शादरा में जाता है। अब यहाँ पे बहुत सी बातें हैं। बाज़ अफराद का ये कहना है उस वक्त थे एसएसपी लाहौर राना मकबूल, सही। जो बाद में आईजी सिंध भी लगे जाके सेनेटर भी बने, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, अब वो फौत हो चुके हैं। लेकिन वो बहुत ही धड़ल्ले वाले एसएसपी थे। सोशल मीडिया पे ये बातें पड़ी हैं और बाज़ राय ने तस्दीक भी किया, लेकिन राना मकबूल साहब ने अपनी जिंदगी में इस बात की तस्दीक और तरदीद नहीं की थी। अच्छा। राना मकबूल को भी, जो एसएसपी लाहौर थे, उनको भी थ्रेट था इन दोनों भाइयों की तरफ से। सही। और हाँ, उसमें पहले मैं ये ऐड कर देता हूं कि जेल में जब था अच्छू, तो उसने जेल के अंदर से उस वक्त जो क्राइम कमेटी के चेयरमैन थे शहबाज शरीफ, जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको एक खत भी लिख दिया। अच्छा। कि मैं बाहर आके नहीं छोड़ूंगा। सही। एसएसपी को भी थ्रेट किया। लेकिन उस वक्त जो स्पोक्समैन थी चेयरमैन क्राइम कंट्रोल कमेटी के, उन्होंने तस्दीक नहीं की। अच्छा, तस्दीक चूंकि बेशुमार ऐसी बातें होती हैं जिसकी ऑन द रिकॉर्ड सबके सामने तस्दीक नहीं की जाती, इसमें इंसल्ट भी होती है, और जब उन्होंने नहीं की तो हम भी इसको एक वाकई कोड करते हैं। सही। अब ये हुआ कि एसएसपी राना मकबूल को पता चलता है, कोई मुखबर बता देता है कि शिद्दी इस वक्त शादरा में मौजूद है बिल्ली के घर, जबकि बाज़ राय का ये कहना है कि बिल्ली ने खुद उसकी इतला जो है वो ऐसे लोगों को दी कि ये मेरे घर में मौजूद है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये मेरी बहन के करीब हो शिद्दी जो है। अब उसमें 2 चीजें हैं, शिद्दी और अच्छू और जो बाला गाड़ी और इसका बहनोई अता, इन चारों के पास हर वक्त हैंड ग्रेनेड होते थे। ये इतना जदीद असला कैरी करते थे अपने साथ
कि पुलिस वाले उस वक्त वो थे शाहिद निजाम दुरानी, सही। उस वक्त शादरा टाउन में तैनात थे वो। उन्होंने एसएसपी राना मकबूल को बताया कि सीधी की इतला मिली है कि यहाँ पे मौजूद है। अब बहुत ही अहम जराए का ये कहना है कि अनु चमेल, जिसके बारे में हम किसी दिन बात करेंगे, कि वो भी एक ऐसा गैंगस्टर रहा है जिसने 100 से ज्यादा मर्डर किए, और वो भी इसी इलाके का रहायशी था, बड़ा गैंगस्टर। और जो दूसरा गुज्जर ग्रुप था वो उनका सपोर्टर था, अनु चमेल। सही। तो वो एक तरह से दुश्मन हुआ, वो दुश्मन भी था। अब पुलिस ने उसको हायर किया या वो सीधी का सुन के वहां पे पहुंच गया। लोगों का ये कहना है, बहुत अहम जराए का ये कहना है कि सबसे पहले गोली जो है वो अनु चंबेल ने उसको मारी, सही, और कत्ल भी सीधी को अनु चंबेल से ही करवाया गया। वो पुलिस ने अरेंज किया उसको, या वो अपनी दुश्मनी की बुनियाद पर वहां पर पहुंचा, उसी की गोली से सीधी जो है वो मारा गया। अच्छा, ये आज तक वेरीफाई नहीं हो पाया कि अनु चंबेल खुद पहुंचा था या पुलिस ने उसको पहुंचाया? देखें, पुलिस तो तकरीबन सारे लाहौर की, उस वक्त डीएजी एक होता था, एक एसएसपी होता था, और वो डीएजी भी रेंज होता था। लाहौर, शेखुपुरा, उकाड़ा, कसूर, उन सब का एक डीएजी होता था। तो अगर पुलिस ने भी अरेंज किया, सपोज कर लें, तो पुलिस कभी भी नहीं बताएगी, ना ऑन करेगी कि हमने बुलाया। और अगर अनु चंबेल ने भी उसको मार दिया तो पुलिस ने यही लिखा और कहा कि पुलिस एनकाउंटर हुआ, और 8 घंटे तक उसके साथ मुकाबला जारी रहा। लेकिन उसके वालदैन, उसकी बहनें, उसकी माँ, उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया उसमें उन्होंने ये कहा, जो अखबारात की जीनत बनी वो खबर, कि हमारे बेटे को जेली पुलिस मुकाबले में मारा गया, अनु चमेल के जरिए मरवाया गया है, और पुलिस सही। मुकाबले का नाम दिया गया। वो प्रोटेस्ट होता रहा। उसके फौरी बाद ये डिसाइड किया गया, जो मैंने आपको बताया कि राना मकबूल और क्राइम कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन, उनको खत लिखे गए, वो जेल से लिखे गए कि मैं अपने भाई का बदला लूंगा। अच्छू को पता चल गया कि उसके भाई अच्छू की को डेथ पता चल गया। बाज राय का ये भी कहना है कि एसएसपी राना मकबूल के कहने पे सीधी की लाश जेल ले जाएगी, कैंप जेल, उसके भाई को दिखाने के लिए कि तुम्हारा भी यही अंजाम होगा, तो आप अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये जेल के अंदर से भी इस तरह की हरकत कर रहा है, जेल से भागने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उन दोनों को भी निकलवाया गया, अच्छू को और इकबाल उर्फ बाला गाड़ी, जो शुरू से उसके साथ चल रहा है। इसमें उसका फिर वो एक और तीसरा साथी भी था, अता, जो उनका बहनोई था, उसका भी मर्डर हो जाता है। अच्छा, अब ये दोनों रह गए, ये दोनों को पुलिस निकलवाती है। पहले अता का मर्डर होता है, फिर शीदी का, और उसके बाद अब अच्छू और जो उनके साथ इकबाल और बाला गाड़ी, सही। इन दोनों को पुलिस ये कह के निकलवाती है कि इन पे एक डकैती का मुकदमा दर्ज है जिसकी तफ्तीश करनी है। अच्छा। ये वो 40 साल पुराना स्टाइल है, जैसे आज एहसन शाह जो बलाज के मर्डर में शामिल था, उसको तफ्तीश की जानी चाहिए थी ताकि असल हकायक सामने आते, लेकिन शकील भट्ट सब इंस्पेक्टर ने उसको निकलवाया कि एक तफ्तीश के लिए रात 12 बजे उसको शादबाग के कब्रिस्तान में ले जाया गया, और वहां उसका एनकाउंटर होता है, और जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें यह कहा जाता है कि एहसन शाह का भाई छुड़वाने आया, उसने फायरिंग की, और उसकी फायरिंग से उसका भाई मर गया, और पुलिस मौजूदा तौर पर बच गई। यही सीधी के मुकाबले में यही तहरीर थी, और वो सुलेमानी टोपी जो 40 साल पहले पुलिस के पास थी, वो आज भी वही है कि जब इस तरह के इनकाउंटर होते हैं तो उसमें पुलिस बहुत जाना तौर पर बच जाती है, और जो क्रिमिनल होता है वो अपने अंजाम को पहुंच जाता है। तो बात करने का मकसद ये है कि इस तरह के जितने भी गैंगस्टर हुए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देकर या सुनकर लोगों को ये करना चाहिए कि इबरत हासिल करनी चाहिए कि आज अच्छू और शीदी जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपना नाम बनाया बदमाशी में, गैंगस्टर की दुनिया में, किराए के कातलों में, उनका अंजाम ये है कि उनके घर वाले जो हैं वो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। और फिर जब अच्छू और उनके साथी को निकलवाया गया तो उनको किधर ले जाकर कत्ल किया गया, ये किस तरह से ये प्लान किया? ये बिल्कुल इसी तरह से प्लान किया जो मैंने अभी डिस्कस की, कि उन्होंने कहा जी कि जेल में एक अदालत की तरफ से परवाना जाता है कि हमने डकैती के एक मुकदमे में इन दोनों से तफ्तीश करनी है, सही। और उसमें भी यही लिखा गया, वो जो एफआईआर दर्ज हुई उनको निकलवाया गया, और पुलिस एनकाउंटर में मारने के बाद ये तहरीर की गई कि जी हम इनको बरामदगी के लिए ले जा रहे थे। अच्छा। तो इनके साथियों ने, नामालूम साथियों ने, वो आज तक नामालूम पकड़े नहीं गए, वो नामालूम साथियों ने इनको छुड़ाने की कोशिश की पुलिस से, पुलिस मौजूदा तौर पर बच गई, मुकाबला हुआ और ये मर गए।
दोनों, शीदी और उसका साथी शीदी और उसका साथी। जिस तरह बात हुई अंजुमन की, तो शीदी जो है वो उसकी जो गन होती थी क्लाशनकोफ, उसके ऊपर उसने अंजुमन की तस्वीर लगाई होती थी। ये उसकी निशानी होती थी कि ये शीदी है, कि जब उसकी गन कोई देखता था ना कि ऊपर अंजुमन की तस्वीर है तो ये शीदी है। अब जब उसका इनकाउंटर होता है शादरा टाउन के इलाके में, तो उसके पास एक गन रख के उसके ऊपर अंजुमन की तस्वीर लगाई जाती है। अब उसकी जो माँ जब लाश देखती है वहां जाके, तो वो उस गन को देख के कहती है ये शीदी की गन नहीं है, उसने ऐसे नहीं लगाई थी, उसके पास क्लाशन थी जिसपे अंजुमन की तस्वीर लगी थी। तो ये कोड करने का मकसद भी यही है कि शुरू से 3 वाकयात ऐसे हुए, तो आज भी अगर ये किया जाए, जिस तरह हम ये कहते हैं जी पुलिस ठीक नहीं हो सकती, कैसे नहीं हो सकती, बेशुमार ऐसे लोग हैं। अब मोटरवे लाहौर पे एक सिस्टम बना दिया गया, वहां इन्हीं थानों के लोग गए हैं, वो कोई आसमान से नहीं उतरे, तो वहां पे सिस्टम बेहतरीन चल रहा है। तो ये पुलिस अफसरान को भी ये सोचना होगा कि हम झूठे मुकदमे और जो मुबैना पुलिस मुकाबले हैं वो ना करें। जवेरिया, हम अपना प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं आपको बताऊं कि 2024 में अब पुलिस अफसरान एहलकारों पे 124 मुकदमा दर्ज हुए हैं जो आला अफसरान ने दिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो लोग मुतासिर हुए कि पुलिस की तो दौरान तफ्तीश ये पता चल गया कि इन्होंने अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया, तमन अफसानी की खातर ये किया, लेकिन जो हुआ उसमें जो लोग मुतासिर थे उनके जहन में पुलिस का इमेज अच्छा नहीं जाएगा। और कई ऐसे वाकयात होते हैं कि फिर जो इस तरह के लोग होते हैं वो खुद गन उठा लेते हैं, क्रिमिनल्स बन जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। एक मैं जरूर बात पूछना चाहूंगी कि जब शीदी की डेथ हो जाती है, उसका मर्डर हो जाता है, उसके बाद किसी ने अंजुमन साहिबा से उनके बारे में पूछा? कभी उन्होंने खुद से कुछ बताया अंजुमन साहिबा ने शीदी के बारे में कि उनका कोई ताल्लुक था या कैसा था, या कुछ भी कहा हो? ये बड़ा ही अहम सवाल किया आपने। वो सारी जो बातें थी, अफेयर था, मोहब्बत थी, वो देखे बगैर नहीं रह सकता था। वो चूंकि फिर अंजुमन ने मिठाई भी बांटी उसकी डेथ के बाद, शीदी के मरने के बाद, तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि वो फिर उसके अफेयर में नहीं थी, वो उसके खौफ से थी, प्रेशराइज थी। तो उसने तरदीद आज तक नहीं की, ना ही तस्दीक की, ना ही किसी ने पूछा कि आप ये बताएं। तो वो, लेकिन उसके इस एटीट्यूड से ये बात सामने आई कि वो भी खौफजदा थी, और अगर उसका कोई ताल्लुक था भी तो फिर वो मिठाई ना बांटती। और दूसरा, जब उसने पैसे नहीं उठाए वहां पे, जब शीदीस को लेके गया, तो वो भी एक ऐसी बात थी जो उसने साबित कर दिया था कि मैं पैसों के लिए नहीं, लेकिन मैं थ्रेट की वजह से यहाँ पे मौजूद। बिल्कुल ऐसे ही। तो खैर, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक ट्रू स्टोरी अच्छू और शीदी की, कि किस तरह से वो अच्छू और शीदी बने, किस तरह से वो जराइम की दुनिया में एंटर हुए, और फिर जब आप एक दफ़ा जराइम की दुनिया में एंटर हो जाते हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। आखिरी बात यही है कि अगर ये फेक इनकाउंटर्स ख़त्म हो जाएं, अगर जो पुलिस है सरपरस्ती छोड़ दे, बड़े बड़े जो लोग हैं वो क्रिमिनल्स की सरपरस्ती करना बंद कर दें, तो बहुत से जो जराइम है उनसे भी बचा जा सकता है, लोगों को जराइम की तरफ जो लाने से भी बचा जा सकता है, और बहुत सी हमारी माशरे में पॉजिटिविटी फैल सकती है। खैर, आई एम श्योर आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आज का पॉडकास्ट, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।